अगर आपको भी फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके सही रोड मैप के बारे में जानना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी 2025 के हिसाब से फुल स्टैक डेवलपर बनने का सही जर्नी क्या है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। नॉर्मली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपके सामने ये जो ग्राफ दिख रहा है सोच समझ के बनाया गया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट है जो एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं और सीएसएस की तरह आराम से फ्लो होते हैं, और सीएसएस में फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के टाइम पे वो थोड़ा सा लैक होते हैं और थोड़ा सा डाउन होते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा खतरा स्टूडेंट्स के लिए, जावास्क्रिप्ट। एक बार अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप पहुंचते हैं फ्रंट एंड के लाइब्रेरी पर जिसका नाम है रिएक्ट। अब एक बार जब आप रिएक्ट को कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप बैकएंड में आते हैं और जहां पे आप सीखते हैं एक्सप्रेस जीएस। और एक बार अगर एक्सप्रेस जीएस पर आपका कमांड बैठ जाता है तो वापस से कॉन्फिडेंस गेन होता है और वहां पे आप सीखते हैं नोड जेएस एंड मोंगोडीबी के कंसेप्ट्स। और उसके बाद फाइनली जब पूरा बैकएंड और फ्रंट एंड ये दोनों को बनाने का पूरा प्रोसेस या पूरा एप्लीकेशन आप बना लेते हो तो उसको आप डिप्लॉय कर देते। इट मीन्स कि ये पूरा जर्नी जो है वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसी तरह अगर फुल स्टैक डेवलपर की जर्नी को समझना है तो ऐसे समझो कि वहां पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे और उसको आपको पार करके फिर फाइनल है जो अचीव करना है डिप्लॉयमेंट पर, और फाइनली आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। तो ये तो थी नॉर्मल सिलेबस वाला कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, बट इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली एचटीएमएल के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, सीएसएस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मर्न स्टैक होता क्या है। तो मर्न स्टैक का मतलब है एम फॉर मोंगोडीबी, एक ऐसा डेटाबेस जो नो एसक्यूएल पे बेस्ड है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब ये भी जावास्क्रिप्ट से रिगार्डिंग ही काम करता है। दूसरा है एक्सप्रेस जेएस, ये है जो बैकएंड के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम आसानी से सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई क्रिएशन कर सकते हैं। आर फॉर रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस से हम जो यूआई यूएक्स डिजाइन बहुत अच्छे बना सकते हैं और कंपोनेंट्स के यूज करके बार बार उसको रीयूजेबल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोड जेएस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर है जो रन कर पाते हैं, और उसके साथ साथ नोड जेएस हमें सर्वर साइड यानी बैकएंड साइड में सर्वर बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि सारे ये सब टेक्नोलॉजी में कौन कौन से चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फाउंडेशन कहाँ होता है तो बात करते हैं स्टेप 1 की, कि आपका फाउंडेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वेब्स के बेसिक्स के बारे में भी कवर करना चाहिए। अगर आपको भी वेब के बेसिक्स के बारे में कवर करना है तो ऑलरेडी है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वेब के बेसिक्स को कवर कर सकते और वहां से फिर जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले HTML5 एंड CSS3 आपको पूरा मास्टर करना पड़ता है। तो जब भी बात करते हैं वेब के फाउंडेशंस पे तो सबसे पहले हमारे पास आता है HTML5। HTML5 में हमें सिमेंटिक मार्कअप पे ध्यान देना पड़ता है और नॉर्मल टैग्स पे फोकस करना पड़ता है। अगर हम CSS की बात करें तो मेजर है जो फ्लैक्स, बॉक्स, ग्रिड, मीडिया क्वेरीज और रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सब पे फोकस करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस, असिंक अवेट, असिंक्रोनियस ऑपरेशंस और उसके फिर डॉम मैनिपुलेशन, ये सारे अगर आप चीजें को कवर कर लोगे तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये पूरी तरह से कवर हो जाएगी। जब इतना आप सीख लेते हो तो आपके पास एक नया टूल आता है गिट एंड गिटहब। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ तक कि डिप्लॉय भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्सल। एक बार अगर आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कवर कर लेते हो तो आपका फ्रंट एंड का बेसिक्स क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे आता है एक नया टूल जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। ये क्या होता है? तो रिएक्ट जेएस ऐसे समझ लो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हम फाउंडेशंस बना रहे थे
फाउंडेशंस क्लियर हुआ था हमारा, और उसके बाद हम फ्रंट एंड के वेबसाइट्स बना पा रहे थे। बट अब उसको एक अच्छा वे में और इंटरेक्टिव वे में बनाने के लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि हमारे पास कंपोनेंट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, जहां पे हम एक ही चीज को अगर हमें बार बार यूज करना होता है तो हम बार बार कोड नहीं लिखते हैं, बस वो कंपोनेंट को यूज करते हैं और उसके थ्रू फिर हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को साइन कर पाते हैं। रिएक्ट जेएस में मेजर अगर आप बात करें तो इसमें हम डायनेमिक यूआई बनाने सीखते हैं, स्टेट मैनेजमेंट बनाने सीखते हैं, और यहाँ पे फिर नेविगेशंस का हमें ऑप्शन मिल जाता है, और स्टाइलिंग का जो सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा ही इंटरेक्टिव हो जाता है। फिर बात करते हैं हम बैकएंड की। एक बार जब आप फ्रंट एंड में मास्टर हो जाते हैं विद द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लाइक मेकिंग प्रोजेक्ट्स, अगर एक बार आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए फ्रंट एंड में और अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि अब आपका फ्रंट एंड सही है, तो फिर आपको स्टेप डाउन होना चाहिए बैक एंड में। यहाँ पे आपका दो मेजर टूल्स आते हैं, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नोड जेएस एक ऐसा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो ब्राउजर के बाहर जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम चला सकते हैं, इसके थ्रू हम सर्वर बनाते हैं। फिर बात आया कि सर एक्सप्रेस जेएस का क्या काम था। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब नोड जेएस के थ्रू हम सर्वर बना रहे होते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से हम सर्वर साइड को और भी अच्छे और रिलायबल वे में हम कोड को ऑप्टिमाइज करके जल्दी से जल्दी बैकएंड का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेजर चीज पढ़ना होता है नोड जेएस के आर्किटेक्चर की, कैसे जो सर्वर बनाया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, कैसे एपीआई नॉर्मल एपीआई बनाते हैं, कैसे क्या होता है। फिर वहाँ पे यूज होता है रेस्टफुल एपीआईज, जहाँ पे हम मेथड पढ़ते हैं कि कौन से मेथड से पोस्ट हो रहा है, गेट हो रहा है, कैसे डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है, रिस्पॉन्ड हो रहा है। और वहाँ पे हम सर्वर की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मल बात करें कि अगर मान लो कि आपके फ़ोन में अगर हम पासवर्ड ना लगाएं तो आपके फ़ोन से भी कोई यूज़र है जो आराम से यूज कर सकता है आपके फ़ोन को गलत वे में। उसी तरह अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक वहाँ पे कंसेप्ट आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का, तो वो सब चीज़ें सर्वर सिक्योरिटी के अंदर आता है। जहाँ पे हम पढ़ते हैं जेसन वेब टोकन के बारे में, जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का कंसेप्ट को समझते हैं। जब एक बार आप बैकएंड की ये दो टूल सीख जाते हैं, उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस के थ्रू आप डेटा को स्टोर कर पाते हो, डेटा को मैनेज कर लेते हो और डेटा को यहाँ तक कि अपडेट कर लेते हो। तो यहाँ पे मॉन्स्टैक की बात हो रही है। यहाँ पे जो डेटाबेस यूज होने वाला है वो है मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी ही क्यों? क्योंकि आपने अभी तक रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस इन सभी टूल्स का यूज किया, तो इन सभी में एक लैंग्वेज कॉमन था, वो था जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट सबसे अच्छा एफिशिएंट माना जाता है मोंगोडीबी के साथ, क्योंकि मोंगोडीबी एक ऐसा नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं की एंड वैल्यूज में, जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नॉर्मल करड ऑपरेशन, मोंगोज का स्कीमा कि कैसे यूजर स्कीमा हम बनाते हैं, कैसे हम डेटा को की और वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा। तो मेजर ये चीजें होती हैं, और कैसे बैकएंड में डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं। फिर लास्ट बात आती है कि पूरा मर्न टेक्नोलॉजी लाइक बैकएंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कैसे करता है, मर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और वहाँ पे एपीआई कैसे हैंडल होता है, ये होता है। तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ ऐड करते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन फ्लो करते हैं कि यूज़र अकाउंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉगिन सही हो रहा है कि नहीं, साइनअप सही हो रहा है कि नहीं, एडमिन के लिए अलग यूज़र है कि नहीं है, नॉर्मल यूज़र के लिए अलग अकाउंट है कि नहीं है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को, कि कैसे हम डिप्लॉय करें वो पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन। और जब आप एक बार पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन या फुल स्टैक टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, तो सबसे मेजर जो मेन चीज़ है वो होता है प्रोजेक्ट्स। बिना प्रोजेक्ट्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना कोई प्रोजेक्ट्स बनाए आप कितनों भी कोडिंग के मास्टर हो जाइए, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं बना पा रहे हो ना तो वो फिर बेकार है। तो वहाँ पे आपका बात होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। वहाँ पे फिर अलग अलग चीज़ें आती हैं, लाइक रियल टाइम फीचर्स के बारे में समझिए। सॉकेट आईओ क्या होता है, जहाँ पे रियल टाइम चैटिंग कैसे होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशंस कैसे हो पाता है। फिर आता है
क्लाउड के बारे में, जहाँ कैसे हम वेब होस्टिंग करते हैं, कहाँ पे हमें स्टोर करते हैं डेटा को क्लाउड पे, जिससे जो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन और भी अच्छे वे में स्टोर हो पाए। तीसरा आता है टेस्टिंग का। लाइक एक बार एप्लीकेशन बन जाता है तो टेस्टिंग का कंसेप्ट भी होता है कि क्या पूरा एप्लीकेशन सही काम कर रहा है कि नहीं, हर एक एरर के साथ सही सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर बात आती है, अपने जो प्रोजेक्ट्स आपने जो बनाए हैं उसको शोकेस कीजिए अपने स्किल्स के साथ। और स्टार्ट, भले ही स्टार्ट छोटी हो, लाइक आप नॉर्मल टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हैं या मूवी ट्रैकर ऐप बना रहे हैं या मूवी नेटफ्लिक्स बना रहे हैं, नॉर्मल सा छोटा सा क्लोन ही कीजिए, पर अपने हाथों से बनाइए। स्टार्ट स्मॉल, कोई कोई बड़ी बात नहीं है स्टार्ट स्मॉल से। वो बोलते हैं ना कि बड़ी कामयाबी के लिए आपको एक छोटे से कदम लेना पड़ता है। तो उसी तरह अगर फुल स्टैक डेवलपर की पूरी जर्नी को समझना है तो आपको स्टार्ट स्मॉल से ही करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा होता है स्केल अप। अपने आप को हमेशा जो टेक्नोलॉजी में रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए। और तीसरा होता है शोकेस। जब तक आप दिखाओगे नहीं अपने स्किल्स तब तक ये जो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो अपने स्किल्स को जो भी आप कर रहे हो, लिंक्डइन या गिटहब या अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह आप दिखा सकते हो। तो ये एक पूरा रोड मैप था जिससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, जिससे आप आने वाले कल में नेक्स्ट इनोवेटर, नेक्स्ट क्रिएटर बन सकते हैं। तो अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी या टूल्स के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्किल्स फॉर एवरीवन को लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू।